एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं राजकुमार वर्मा। चलिए दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री क्लास पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। और ये सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और यह एनसीईआरटी से संबंधित है। देखिए दोस्तों, आपके परीक्षा के लिहाज से ये जो चैप्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत इम्पोर्टेंट जितना हो सके क्वेश्चन बन सकते हैं और समय समय पर हम आपको वो सारी क्वेश्चन को बताते रहेंगे कि ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और आप उसको चिन्ह लगा लीजिए, आप उसको मार्किंग कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और इससे संबंधित जो टॉपिक है हम लोग उसको कवर करते चलेंगे। ठीक है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि पढ़ने में समय लगता है और इसको घबराना नहीं है। हम लोग थोड़ा थोड़ा ही करके पढ़ेंगे, मज़े से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्ट्रेस में नहीं रहना है। हम लोग पढ़ेंगे जो टॉपिक वो रहेगा माल प्राप्त करने संबंधी है, यानी हम माल कैसे प्राप्त करते थे, कौन कौन से माल प्राप्त करते थे और माल ये आते कहाँ से थे सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसे लोग यूज करते थे। देन हम देखते हैं कि यहाँ पर उपमहाद्वीप का मतलब भारत और तथा उससे आगे आने वाले माल कि भारत के अलावे और भी कौन कौन से ऐसे जगह थे जहाँ से माल आती थी। कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में। देन हमने ये माल और जगह का नाम रखा हुआ है और उसको आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो लगेगा उसको चिन्ह लगाते चलना है। ठीक है, मार्किंग करने चलते हैं। ठीक, चलिए देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे शंख और उससे बनी चूड़ियाँ कहाँ मिलती थी? नागेश्वर और बालाकोट से आती थी। कहाँ से आती थी? शंख और शंख से बनी चूड़ियाँ कहाँ से आती थी? नागेश्वर और बालाकोट। लाजवर्द मणि कहाँ से आती थी? सोरथुघई। ये भी एक पूरा स्थल है जो अफगानिस्तान में मिली हुई है। ठीक है, कार्निलियन ये मनका है, ये कहाँ से मिलती थी? भड़ौच कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। सेलखड़ी और तांबा, देखिए ध्यान से, ये भी आप लगा सकते हो। तांबा कहाँ से मिलती थी? खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में। ये भी है, आप लगा लीजिएगा। सोना कहाँ से आती थी? ये देखिए कर्नाटक से प्राप्त हो जाती थी और ये दक्षिण भारत में स्थित थी उस समय। ठीक है, टीन कहाँ से प्राप्त होती थी? टीन अफगानिस्तान से आती थी। चांदी कहाँ से प्राप्त होती थी? अफगानिस्तान और ईरान से। यानी ये सब माल थे जो अलग अलग क्षेत्रों से हड़प्पा सभ्यता में आते थे और लोग उसका प्रयोग करते थे। देन अब हम लोग अगले टॉपिक में चलते हैं। ठीक है, सुदूर क्षेत्र से संपर्क, यानी किस किस क्षेत्रों से संपर्क था और हम लोग माल कैसे प्राप्त करते थे। ठीक है, आमतौर पर माल प्राप्त करने का जो तरीका था वह क्या था कि जैसे जब माल आता था ना, तो जैसे सुमेरिया हो गया, सुमेरिया सभ्यता को ही हम बोलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। सुमेरिया से यह दिलमून आता था और दिलमून से यह कहा जाता था मेलुहा। आपने इस चीज को नाम नहीं सुना होगा। दिलमून किसको बोलते हैं? बहरीन को। दिलमून किसको बोलते हैं? बहरीन को। और मेलुहा किसको बोलते हैं? मोहनजोदाड़ो को। ठीक है, देखिए सुमेरिया की सभ्यता में मोहनजोदाड़ो को नाविकों का देश कहा गया है। समझ लीजिए ध्यान से, सुमेरिया के लेखों में मेलुहा को क्या कहा गया है? नाविकों के देश कहा गया है। ठीक है, तो दिलमून किसको बोला जाता था? बहरीन को। और मेलुहा किसको बोला जाता? मोहनजोदाड़ो को। आप देख रहे हैं, सुमेरिया से सामान दिलमून में आता था और दिलमून से मेलुहा में आता था, यानी हड़प्पा सभ्यता में आता था। ठीक है, तो लोग इस प्रकार से सामान का प्रयोग करते थे और व्यापार का जो प्रोसेस होता था ना, वह पानी के द्वारा होता था, यानी समुद्र मार्ग के द्वारा और थल मार्ग के द्वारा, दोनों होता था। ठीक है, ऐसा हमको देखने के लिए मिला हुआ है। अब आता है सुदूर क्षेत्र से जो हमारा संपर्क था, यानी व्यापार का जो क्षेत्र फैला हुआ था, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था? तो व्यापार का जो क्षेत्र था वो मध्य एशिया, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, मिस्र, मेसोपोटामिया, बहरीन और तुर्कमेनिस्तान, यानी इन जगहों से हमारी व्यापार होती थी। अब सोच लीजिए कि उस क्षेत्र में व्यापार होते थे तो वहाँ पर भी हड़प्पा से संबंधित बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं। देन तब हम लोग जानते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पा का जो व्यापार का संबंध था इन सभी देशों से था, जिसके कारण हम ये कहते हैं कि ये एक दूसरे को जानते थे, इसलिए तो इनके सामान वहाँ पर और उनके सामान यहाँ पर मिले हुए हैं। ठीक है, यानी हड़प्पा का जो सामान है वह मेसोपोटामिया के सामान हड़प्पा में, इसी तरह से बहुत सारे सामान प्राप्त हुए, जिसके कारण
हम लोग को पता चलता है कि ये आपस में व्यापारिक संबंध को रखते होंगे, ठीक है। और उस समय व्यापार की जो प्रणाली होती थी वो वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी, यानी वस्तु से वस्तु का खरीद बिक्री होती थी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक रहस्यमय लिपि, देखिए अभी तक जो हमारी लिपि प्राप्त हुई है हड़प्पाई लिपि, वो पढ़ा नहीं जा सका है। कारण कि उसकी जो शैली होती थी वह भाव चित्रात्मक होती, उसमें बहुत सारे फोटो बने होते थे, ठीक है। उसकी जो शैली होती थी वह भाव चित्रात्मक होती थी, जिसको अभी तक हम पढ़ने में सफल नहीं हो पाए हैं, इसलिए उसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। जो भी आइडिया हमको मिलती है वह भी इसके अलावा बहुत सारे पुरातत्व वस्तु होती हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। लेकिन हड़प्पाई लिपि से अभी हमको कोई आइडिया नहीं है, कोई पता नहीं है, क्योंकि वह भाव चित्रात्मक शैली थी, उसमें बहुत सारे फोटो बने होते थे। देन वे लोग उस पर बहुत सारी चीज़ों को वो लिखते थे। ये लिखावट जो होती थी ना वह दाएं से बाएं, हम लोग जो अभी कैसे लिखते हैं बाएं से दाएं, यानी लेफ्ट टू राइट, ये जो शैली मिली हुई है भाव चित्रात्मक शैली, वह राइट टू लेफ्ट लिखी गई है। और लिखने से ये पता चलता है कि संभवतः वे लोग उस समय साक्षर होंगे, यानी वे लोग पढ़ना जानते होंगे। कौन लोग? हड़प्पा सभ्यता के लोग। समझ में आ रहा है? उसके बाद से वे लोग नापने तौलने के लिए द्विआधारी अंकों का प्रयोग करते थे, ठीक है, जिसमें 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 28, 256 इस तरह से ये नापने का प्रोसेस चलता था, ठीक है, द्विआधारी अंक का। आपको क्लियर हो रहा है? घबराना नहीं है, मस्ती से पढ़ना है, ठीक है। हाँ, रिलैक्स हो जाइए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन सत्ता के बारे में कि उस समय हड़प्पा सभ्यता थी तो उस समय कोई शासक रहा होगा कि नहीं रहा होगा। क्या अगर कोई शासक रहा होगा तो वह शासन व्यवस्था चलाता होगा? एक क्षेत्र में एक ही राजा शासन व्यवस्था चलाता था कि अलग अलग होते थे? देन हम लोग तब इस जब टॉपिक पे आते हैं तो हमको ये प्राप्त होता है कि उस समय सत्ताधारी लोगों का स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं होता है। पुरातत्व ये बताते हैं कि उस समय जो भी शासक होंगे उसके बारे में हम कोई स्पष्ट विवरण प्राप्त नहीं होता है, यानी इसके बारे में उन्होंने कुछ जानकारी देने से इनकार किया हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसमें हमने आपको बताया था कि विशाल भवन मिले हुए हैं, 2 मंजिला से ज़्यादा में नहीं मिले हुए, और वो एक अन्नागार था, माल गोदाम था। तो शायद उसको इतिहासकार क्या बताते हैं, वह प्रसाद था। प्रसाद का मतलब वो राजा का महल को वो इंगित करते हैं कि संभवतः वह राजा का महल होगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद से पत्थर की मूर्ति भी मिली हुई है, संभवतः ये जताते हैं उसकी वेशभूषा को देख करके कि वह एक राजा की मूर्ति होगा, ठीक है, और ये उसका महल होगा जहाँ पर वह शासन व्यवस्था करता होगा, नियमों को चलाता होगा। बहुत सारे तो ऐसे भी इतिहासकार ये बताते हैं कि उस समय अलग अलग छोटे छोटे से राज्य क्षेत्र में बटे होंगे और अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग राजा होगा। देन लेकिन इसमें कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिलता है इतिहासकारों को, इसलिए इसको बताने से एकदम ठीक तरीके से वो बचते हैं। कह रहा है कि अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब सिंधु घाटी सभ्यता का अंत, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में स्पष्ट करें या हड़प्पा सभ्यता के बारे में उल्लेख करें कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, उसके बारे में जानकारी दें। तो हम लोग इस चीज़ को जानते हैं और चलते हैं कि कैसे हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, इतिहासकार उसे क्या बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, इतिहासकार सब अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार के बताते हैं, यानी इतिहासकारों का विभिन्न मत है, अलग अलग विचार हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, वो भी स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, बट वो अपना अपना राय देते हैं। तो कुछ इतिहासकारों के द्वारा जो विवरण दी गई है उसमें हमने चर्चा किया हुआ है कि किस प्रकार से उन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, सिंधु नदी में संभवतः बाढ़ आने के कारण क्या हो गया, ये हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। और ये प्रमाण किसने दिया हुआ, मैके और मार्शल ने। किसने दिया हुआ है, मैके और मार्शल ने। फिर हम लोग चलते हैं कि जलवायु परिवर्तन होने के कारण हड़प्पा सभ्यता संभवतः अंत हो गया होगा, वहाँ के लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, वो छोड़ करके उस जगह पर चले गए होंगे, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। तो जलवायु परिवर्तन के कारण को भी मानते हैं, और अस्टीन ये मुख्य कारणों को इसको मानते हैं कि संभवतः जलवायु परिवर्तन हुआ, कुछ लोग मर गए होंगे और बहुत सारे लोग उस जगह को छोड़ करके चले गए होंगे।
कुछ प्रमुख और कारणों में क्या मानते हैं, बाहरी आक्रमण हुआ होगा, ठीक है, जिसके कारण बहुत सारे लोग तबाह हो गए, मारे गए होंगे और बहुत सारे लोग आक्रमण के डर से उस जगह को छोड़ करके पलायन कर गए होंगे, ठीक है। इसको कौन मानता है, व्हीलर और गार्डन चाइल्ड। कुछ लोग मानता है कि महामारी आई होगी और इस महामारी के कारण बहुत सारे लोग मारे होंगे और बहुत सारे लोग इससे बचने के लिए किसी दूसरे क्षेत्रों में पलायन कर गए होंगे। इसको यूआर कैनेडी मानते हैं, महामारी के कारण को। कुछ लोग मानते हैं कि वनों की कटाई कारण वहाँ पर मौसम में परिवर्तन होगा और ये लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया, पतन हो गया होगा, ठीक है। अब हमने पिछले टॉपिक में आपसे क्वेश्चन की हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प का उत्पादन का जो पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं वह कहाँ से हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है नागेश्वर और बालाकोट, ठीक है। अब आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों आपसे वह ये है कि हड़प्पा सभ्यता में जो तांबे मंगाई जाती थी वह कहाँ से मंगाई जाती थी। आप अपने उत्तर दीजिए, हमें आपके उत्तर का इंतज़ार रहेगा। तब तक आप लोग दोस्तों पढ़ते रहिए, मन लगाइए और जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप काम कीजिए, ठीक है। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।